हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज करंट अनप्लग बाय राजीव की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सरकारी आंकड़ों के घालमेल पे। दोस्तों, उसके पहले इस विषय पे बात करने के पहले मैं आप सभी से माफी मांग लेना चाहता हूं। जो पेड वीडियो मैंने बोला था कि मैं 23 तारीख को या 30 नवंबर को डाल दूंगा, पर्सनल रीजन से किसी कारणवश से मैं डाल नहीं पाया। मेरे फादर बीमार हैं तो मुझे गांव जाना पड़ गया उनको लेके। मैं अभी कल पहुंचा हूं शहर में अपने वापस। तो मैं इस हफ्ते में जैसे ही समय मिलेगा मैं बना के और आप लोगों को इस संडे तक डाल दूंगा। बहुत लोगों के मैसेजेस आए, इसलिए मैंने सोचा कि पहले इस चीज पे मैं अपना स्पष्टीकरण दे दूं। एक हफ्ते से वीडियो बना नहीं पाया, आपको जैसे बताया मैं अपने गांव गया था, इस कारण से नहीं बना पाया। तो आज थोड़ा सा ये विषय जो 2-3 दिन पुराना हो गया है उस पे हम बात करने जा रहे हैं, तो थोड़ा क्षमा कीजिएगा। परंतु मैं प्रयास करूंगा कि आपको वो सारी चीजें बताऊं जो शायद आपको अभी तक सुनने के लिए ना मिला हो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख सकते हैं, क्यों उठ रहे हैं सवाल सरकारी आंकड़ों पे। ये विषय मैंने इसलिए पिक किया है क्योंकि जब मैं अपने विलेज में था, गांव में था, तब मुझे पता चला कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने भारत के सरकारी आंकड़ों को बहुत ही मतलब उसको शक के घेरे में डाला है। और जो सी ग्रेड होता है, उस सी ग्रेड में जीडीपी आंकने का जो तरीका है, जो प्रोसीजर है, उसको उठा के डाल दिया है। क्योंकि इसके ऊपर में भारत से जो नंबर्स, मेथडोलॉजी, प्रोसेस जो फॉलो की जा रही थी, उस पे आईएमएफ को बहुत ज्यादा विश्वास नहीं हो रहा था। अब ये क्या है, थोड़ा मुद्दा क्या है, मसला क्या है, ये जरा समझते हैं। दोस्तों, जीडीपी नापने के 3 तरीके होते हैं। 3 तरीके से आप जीडीपी नाप सकते हो। एक तरीका जो मैं बार बार आपको बहुत सारे मैंने वीडियोस में बताया है, वो है एक्सपेंडिचर साइड अप्रोच, जिसको डिमांड साइड अप्रोच भी कहा जाता है जीडीपी नापने का। इसका फॉर्मूला भी मैंने पहले आपको बताया है, जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। सी मतलब कंजम्पशन, जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, आई मतलब इन्वेस्टमेंट, एक्स मतलब एक्सपोर्ट, एम मतलब इंपोर्ट। ठीक है, तो ये जो है ये एक्सपेंडिचर साइड या डिमांड साइड अप्रोच है जिससे जीडीपी को नापा जाता है। ये कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि जो भी फाइनल गुड या सर्विसेज ये देश बना रहा है, चाहे कार हो, चाहे कोई कंसल्टेंसी सर्विसेज देना हो, मतलब जो भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए जा रहे हैं, उसमें जो एक्सपेंडिचर लग रहा है, उन सब का सम टोटल है। तो इस देश के अंदर में जितने भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके ऊपर में जो भी स्पेंडिंग हो रही है, जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है, उन सबको यदि आप ऐड कर लो, प्लस कर लो, तो वो आता है आपका डिमांड साइड अप्रोच या एक्सपेंडिचर अप्रोच में। ठीक है, दूसरा जो जीडीपी नापने का तरीका है वो है इनकम अप्रोच। इनकम अप्रोच में जो है वो हम सम करते हैं जितना भी इनकम जनरेट हुआ है, ठीक है, while producing the goods and services। ओके, तो जो भी पदार्थ, गुड मतलब प्रोडक्ट्स, पदार्थ बनाने में या सर्विसेज बनाने में जो भी इनकम जनरेट हुई है, जो भी इनकम अर्न हुआ है, ठीक है, उन सबको यदि आप ऐड कर लो तो ये आता है इनकम अप्रोच में। और तीसरा जो अप्रोच है उसको बोलते हैं प्रोडक्शन अप्रोच या सप्लाई साइड अप्रोच। सप्लाई साइड अप्रोच या प्रोडक्शन अप्रोच का अर्थ यह है कि जैसे आप मान लीजिए कोई कार बना रहे हैं, तो कार में जैसे जैसे जिस जिस लेवल पे चीजें ऐड होती जाएंगी, उसका वैल्यू ऐड होता जाएगा। तो ऑटोमोटिव पार्ट्स जो है जिसने बनाए वो आया, जिसने आयरन स्टील जो है वो स्टील या एल्युमिनियम दिया कार बनाने के लिए, उस वो आया, ग्लास आया, ठीक है, टायर्स आए। तो ये सारे जो वैल्यू ऐड हर स्टेज पे हो रहे, इन सबको आप ऐड करके जो आप जीडीपी का नंबर पाते हो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन अप्रोच या वैल्यू एडेड अप्रोच। तो यूजुअली हमने हर बार बात की है एक्सपेंडिचर अप्रोच को। अच्छा, एक्सपेंडिचर अप्रोच को डिमांड साइड अप्रोच भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, ये बढ़िया सवाल है। भाई डिमांड साइड अप्रोच क्यों बोलते हैं एक्सपेंडिचर अप्रोच को?
डिमांड साइड अप्रोच इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जीडीपी जो है ये मेजर करने का वो तरीका है जहां पर कौन डिमांड कर रहा है और कितना डिमांड कर रहा है, उसी को ऐड किया जाता है, राइट। तो इसीलिए एक्सपेंडिचर अप्रोच को डिमांड किया जाता है, क्योंकि जहां डिमांड होगा वहीं तो खर्चा होगा, वहीं तो आप स्पेंडिंग करोगे, वहीं तो आप परचेस करोगे। तो कहने का अर्थ है कि इसीलिए एक्सपेंडिचर अप्रोच को डिमांड अप्रोच भी कहा जाता है, ना कि ये अप्रोच डिपेंड करता है सप्लाई साइड के ऊपर में कि कौन माल बना के बेच रहा है, वो है प्रोडक्शन अप्रोच। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया है कि 3 तरीके कौन से हैं जीडीपी नापने के। एक है एक्सपेंडिचर अप्रोच, दूसरा है इनकम अप्रोच, तीसरा है हमारा प्रोडक्शन अप्रोच। अब आईएमएफ का कहना यह है कि हमारा जो डाटा जो हम जीडीपी का दे रहे हैं वो ठीक नहीं आ रहा है, वो मेथोडोलॉजी ठीक नहीं है, ठीक है। क्योंकि होता यह है कि भले ही ये 3 तरीके से जीडीपी नापी जाती है, पर थ्योरेटिकली तीनों का एंड रिजल्ट जो है वो एक ही आता है। भाई यदि कोई आदमी स्पेंड कर रहा है तो वही दूसरे आदमी की इनकम भी हुई, राइट। तो किसी आदमी का जो डिमांड है वही तो किसी और का सप्लाई होगा। तो डिमांड अप्रोच हो चाहे सप्लाई साइड अप्रोच हो, आपको एंड रिजल्ट एक ही मिलेगा। जैसे स्टॉक मार्केट में यदि कोई स्टॉक बेचता है तो फिर सामने कोई खरीदने वाला होगा तभी तो वो बेच पाएगा ना। तो किसी का बेचना किसी और का खरीदने में कन्वर्ट होता है, परिवर्तित होता है। तो यही सेम जीडीपी में भी होता है कि ये जो तीनों अप्रोच है जो हम यूज करते हैं, इन तीनों अप्रोच का जो एडिशन होता है, जो एंड प्रोडक्ट होता है, ये थ्योरेटिकली सेम ही आता है। थोड़ी बहुत अगर प्रैक्टिकली देखें तो थोड़ी बहुत डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, बहुत ज्यादा बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसीज नहीं होती है। परंतु भारत जो डाटा दे रहा है उसमें इनकम साइड अप्रोच में कुछ और डाटा आ रहा है, एक्सपेंडिचर अप्रोच में कुछ और डाटा आ रहा है, और आईएमएफ जो अपना कैलकुलेशन कर रहा है उसमें कुछ और आ रहा है। तो कहने का अर्थ है जब भारत सरकार से पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, तो भारत सरकार बोल रही है कि हम एक्सपेंडिचर अप्रोच यूज कर रहे हैं, आप लोग इनकम साइड अप्रोच यूज कर रहे हो इसलिए नहीं आ रहा है, या प्रोडक्शन साइड अप्रोच यूज कर रहे हो इसलिए हमारा और आपका मेल नहीं खा रहा। बट थ्योरेटिकली ये पॉसिबल नहीं है। जीडीपी नापने के ये 3 तरीके, थ्योरेटिकली तीनों में एंड रिजल्ट एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, थोड़ा बहुत डिस्क्रिपेंसीज हो सकता है, ठीक है। बट भारत की डिस्क्रिपेंसीज बहुत ज्यादा है, डाटा में जो डिस्क्रिपेंसीज है वो बहुत ज्यादा है। मैं आपको और डिस्क्रिपेंसी में एक और एग्जांपल देके समझाता हूं ताकि आपको और चीजें क्लियर हो। अब वाइटल मैक्रो इकोनॉमिक डाटा क्या रहते हैं, जो हमने पेड वीडियो में मैक्रोवेव इन्वेस्टिंग के ऊपर में मैंने वीडियो बनाया था, उसमें हमने क्या ये किया था कि एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी, है ना, ये सब अलग अलग मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है, इन्फ्लेशन, करेंसी, इंटरेस्ट रेट, राइट। तो इसमें एक और जो इंपॉर्टेंट है जीडीपी के अलावा वो है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट के ऊपर में बहुत सारी नीति निर्धारण जो है वो होती है। रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट कम करता है, ज्यादा करता है, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के डाटा को देख के, है ना, जीडीपी के डाटा को देख के मेंटेन करने के लिए। तो एम्प्लॉयमेंट में इंडिया के साथ में प्रॉब्लम यह है, देखिए डाटा डिस्क्रिपेंसीज पे बात कर रहा हूं इसलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। 2024 के पहले तक तो कोई एक ठोस तरीके से प्रॉपर वे में डाटा एम्प्लॉयमेंट का आता नहीं था, ठीक है। 2024 के बाद में एनएसएसओ ने जो है वो एक प्रॉपर फॉर्म में डाटा देना शुरू किया, पर 2016 से एम्प्लॉयमेंट के डाटा सीएमआई जो ऑर्गेनाइजेशन है, सीएमआई जो प्राइवेट है ऑर्गेनाइजेशन, उसने डाटा देना शुरू किया था 2016 से। 2024 से सरकारी आंकड़े भी आ रहे हैं, परंतु देखिए अंतर कितना खतरनाक है। अब सीएमआई की जो डेफिनेशन है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो और जो एनएसएसओ जो डेफिनेशन यूज कर रहा है, इसमें भयानक अंतर है। आपको कोई नहीं बताएगा, ध्यान से सुनिए इस चीज को। सीएमआई की डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, सीएमआई की डेफिनेशन के हिसाब से यदि पिछले हफ्ते, यानी जब कभी भी क्वेश्चनियर आपको दिया गया, आपसे पूछा गया, तो क्वेश्चनियर जब मिला, जब आपसे पूछा गया, तो उसके पिछले हफ्ते यदि आपने 4 घंटे काम किया है, ठीक है, तो आप जो है आप
एम्प्लॉयड है, आप एम्प्लॉय मतलब आपको माना जाएगा कि आपके पास में नौकरी है। एनएसएसओ बोलता है कि नहीं, जब आपको क्वेश्चनियर मिला, जब आपसे पूछा गया, तो उसके एक दिन पहले क्या आपने 1 घंटा काम किया था? क्या 1 घंटा का आपको पैसा मिला था काम करने का? 1 घंटे आपके पास में काम था क्या? यदि आपका आंसर होगा कि हाँ था, तो फिर तो अगर आप बोलोगे कि हाँ हमारे पास में काम था, तो आप ये समझ जाइए कि भाई मतलब इसका कहने का अर्थ यह है कि आप एम्प्लॉयड हो। और यदि आपके पास में काम नहीं मिला तो आप अनएम्प्लॉयड माने जाओगे। अब पूरे भारत में 61 करोड़ लोग जो हैं वो एम्प्लॉयमेंट में हैं। 61 करोड़, ओके। 61 करोड़ में अगर हम सीएमआई का डेफिनेशन लेते हैं कि एक हफ्ते पहले 4 घंटे आपके पास में कुछ काम था क्या, तो उस डेफिनेशन में जो है बहुत सारे लोग वैसे ही अटक जाते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज तो ये हुई, ठीक है, डेफिनेशन का। दूसरा एक और चीज है मजेदार। अब ये जो 61 करोड़ जो टोटल एम्प्लॉयमेंट में लोग हैं, उस 61 करोड़ एम्प्लॉयमेंट में 3 कैटेगरीज है। एक है वेज, यानी जो रेगुलर जिनको सैलरी मिल रही है। यदि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आपको जो सैलरी मिल रही है वो हुई वेज, आप उसमें वेज इसमें आप आओगे। ठीक है, ये मात्र 2 से 3% है इंडिया के टोटल वर्क फोर्स का। यदि आप पकड़ लो तो 5% आप मैक्सिमम पकड़ लीजिए। इससे ज्यादा रेगुलर वर्क पे, रेगुलर एम्प्लॉयमेंट पे ज्यादा लोग नहीं है। ठीक है, दूसरा जो है वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड में आपके सब दुकान वाले, ये मतलब जो चला रहे हैं, वकील हो गए, ये सब इस टाइप के जो लोग हैं, होटल चला रहे हैं, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, है ना, तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड जो आ जाता है। अब इसमें भी अच्छा, तीसरा है कैजुअल लेबर। कैजुअल लेबर में की डेफिनेशन में पंगा क्या आ जा रहा है कि जो आपके, जैसे मान लीजिए आप एक खेती किसानी कर रहे हैं, अगर आपकी फैमिली में आपकी वाइफ भी आपके साथ मिलके खेती किसानी में लगी है और आपका मान लो एक बच्चा है जो 18 साल का है, वो भी कर रहा है, तो आप जो है वो एनएसएसओ की डेफिनेशन के अंदर में आप अनपेड फैमिली वर्कर में आओगे आप। ठीक है, यानी आप एम्प्लॉयड हो। ठीक है, तो ये जो अनपेड अनपेड एम्प्लॉयड वर्कर वाला जो ये दायरा है, ये जो कॉलम है, ये सीएमआई की डेफिनेशन में नहीं है। इसीलिए सीएमआई का वर्कफोर्स आप देखोगे तो वो कम दिखेगा, एनएसएसओ का बहुत ज्यादा दिखेगा। एनएसएसओ की डेफिनेशन बड़ी वीक है। भाई अगर आपकी बीवी काम कर रही है और उसको कुछ मिल नहीं रहा, और जो भी आप पैदा करके ला रहे हो तो घर में ही ला रहे हो, जो भी फसल पैदा करके पैसा आ रहा है, तो उसकी सैलरी मतलब वो कैसे माना जाएगा कि वो एम्प्लॉयमेंट में है? वो तो सिर्फ आपका हाथ बटा रही है ना। तो इसीलिए जो फिगर है, जो बेसिक डाटा है नौकरी का, एम्प्लॉयमेंट का फाइंड आउट करने का इंडिया में, जो 2 बड़े ऑर्गेनाइजेशन देने वाले हैं, वो दोनों के डाटा के अंदर में इतना बड़ा अंतर आ जाता है, क्योंकि आपका 18 से 20% आप पकड़ लीजिए, ये अनपेड फैमिली वर्कर वाला जो अकाउंट है उसमें आ जाता है। ठीक है, तो अनपेड फैमिली तो आप निकाल लीजिए, 61 करोड़ में आप 10 करोड़, 10 से 12 करोड़ तो आपके ऐसी सीधा सीधा सीएमआई की डाटा में कम हो जाएंगे जो एनएसएसओ की डाटा में है। अब आप बोलोगे एनएसएसओ ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि भारत सरकार को दिखाना है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो रोजगार में है भारत में। वो बात अलग है कि भाई आपकी बीवी आपका ही हाथ बटा रही है, आपका जवान लड़का आपकी काम में हाथ बटा रहा है, आप जो खेती किसानी करके ला रहे हो तो घर में ही आ रहा है। ठीक है, तो वो एक आदमी की इनकम में काउंट ना हो कि 3 लोग के दिखेगा कि 3 लोग एम्प्लॉयमेंट में, तो ये बड़ा वीक डेफिनेशन है। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डाटा कलेक्शन क्या कैसे होता है, क्या बेसिकली किसके क्या क्या मानक है, किस हिसाब से डाटा निकाला जाता है। बहुत सारे लोग सिर्फ डाटा फेंक देते, बोल देंगे अब मतलब सीधा मोदी सरकार को गरियाना चालू कर दो या इसके पहले की कांग्रेस सरकार को गरियाना चालू कर दो, उससे पर्पस सॉल्व नहीं होगा। आपको समझ में आना चाहिए कि भाई आप जान क्या रहो। आप देखते हो एम्प्लॉयमेंट का डाटा कि भाई इतने एम्प्लॉयड लोग हैं, या अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा
हर महीने आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई भारत देश में एम्प्लॉयमेंट किसे माना जाता है। भारत देश में वो हर आदमी एम्प्लॉयड माना जाता है भारत सरकार के हिसाब से। जो एनएसएसओ सर्वे करता है, जिस दिन क्वेश्चनर देता है, उसके एक दिन पहले यदि उसने 1 घंटे काम किया तो वो एम्प्लॉयड है। सीएमआई बोलता है कि 1 हफ्ते पहले यदि 4 घंटे काम किया तो वो एम्प्लॉयड है। तो क्या ये एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन है? मतलब पर सारी गणनाएं जो है उसी को लेके होती है। जीडीपी के अंदर में मैंने आपको बताया 3 अलग अलग तरीके के अप्रोच रहते हैं। तीनों अप्रोच थ्योरेटिकली एक ही प्रोडक्ट आपको देंगे, ओके, बट उसके बाद में भी डिस्क्रिपेंसीज बहुत भारी आ रही है इंडिया के डाटा में। इसलिए इंडिया के डाटा को जो है वो उठा के आईएमएफ ने डाल दिया है आपके सी कैटेगरी के अंदर में, जो कि बहुत ही बुरा कैटेगरी माना जाता है। उसके नीचे सिर्फ एक डी कैटेगरी है, यानी फेल्ड कैटेगरी, आप समझ लीजिए। अब भारत देश जिसका जो कहता है कि विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, ठीक है, और वो ये इस बात पे कहता है, जीडीपी की बात पे कहता है, जीडीपी को दायरा बना के कहा जाता है कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। परंतु यदि इसी पे संदेह आ जाए कि जीडीपी नापने का ही तरीका जो है, मेथोडोलॉजी जो है उसमें घालमेल है, तो फिर कैसे आप जो है इस दावे को जो है वो पुख्ता तरीके से रख पाएंगे। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि विश्व में भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था विश्व में है कैलिफोर्निया राज्य की, जो कि अमेरिका का एक राज्य है। यानी अमेरिका का एक राज्य की जीडीपी जो है वो पूरे भारत देश की जीडीपी से ज्यादा है। ये एक आपको क्विज का जनरल नॉलेज का एक छोटा सा मैंने बता दिया। कैलिफोर्निया की जीडीपी जो है वो सिर्फ अमेरिका, चाइना, जर्मनी और जापान से ही छोटी है, परंतु भारत से बड़ी है। तो मोटा मोटी ये कुछ फैक्टर्स मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको बेसिक चीजें क्लियर हो। अब सवाल ये उठता है कि सरकार क्यों कर रही है? भाई सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि सरकार को बिना मेहनत किए हुए अपने आप को बहुत हाई क्लास दिखाना है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डाटा में गड़बड़ियां आप कब करते हो? एग्जाम में जब आपके कम नंबर आते हैं, 6 आते हैं, तो 6 के आगे एक डंडा लगा के आप 16 बना देते हो कि 20 में से जो है हमको 6 नहीं 16 मिले, और पेरेंट के पास चले जाते हो और साइन करवा लेते हो। भाई कर बचपन में कहीं किया होगा बदमाशी, है ना? तो ये भारत सरकार क्यों कर रही है? भारत सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि ये जो फॉरेन के इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, इनको इंप्रेस करना चाहती है। इंडिया इज अ इन्वेस्टमेंट स्कार्स कंट्री, मनी स्कार्स, यानी कमी है यहां, इन्वेस्टमेंट की कमी है, यहां कैपिटल स्कार्स कंट्री है, कैपिटल की कमी है, पूंजी की कमी है भारत में। पूंजी कहां से आएगा? पूंजी आएगा बाहर से। बाहर से पूंजी भारत में क्यों आएगा? क्योंकि हम ये बताएंगे कि हम बहुत तेजी से विकास कर रहे हैं। तो जहां अमेरिका 2.5% से विकास कर रहा है, या आप मान लीजिए कि भैया यूके जो है 1.5% से विकास कर रहा है, तो जो लंदन में बैठे बड़े बड़े पेंशन फंड्स हैं, है ना, वेंचर फंड्स हैं, या अमेरिका में जो बड़े बड़े पेंशन फंड्स हैं, वेंचर फंड्स हैं, इनको यदि पैसा लगाना रहा तो कहां लगाएंगे? जहां इनको दिखेगा कि बहुत तेजी से विकास हो रहा है। तो भारत यदि अपने बताता है कि विकास बहुत तेजी से हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भारत में वो पैसा लगेगा। तो हमारे पास में पूंजी की कमी है, हमारे पास में लेबर बहुत ज्यादा है। लेबर ज्यादा है, लेबर को काम मिले, देश में कल कारखाने लगे, कल कारखाने लगाने के लिए और लेबर उसको काम देने के लिए कैपिटल की, पूंजी की जरूरत है। पूंजी तभी आपके पास आएगी जब ये दिखेगा कि विकास बहुत तेजी से हो रहा है। विकास बहुत तेजी से हो रहा है ये बताने के लिए जीडीपी के डाटा को देखा जाता है। जीडीपी के डाटा में आप हेर फेर कर दो और बोल दो कि हमारा डाटा अच्छा है। दोस्तों, मैं इस चीज को क्यों, ये विषय को क्यों आप लोगों के साथ और भी डिस्कस करना चाहता था, क्योंकि मेरा जो पिछला ऑर्गेनाइजेशन था उसमें भारत सरकार के डाटा को लेके ही मेरी बहुत भयानक लड़ाई हुई, जो बाद में जॉब छोड़ने का एक रीजन बना। ये बड़ा ही कॉमन सेंस वाला एक स्टोरी मैंने लिखा था, जो पता नहीं भारत के दूसरे पत्रकारों ने उस टाइम में क्यों नहीं लिखा। वो ये था कि बजट के ठीक एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे आता है। इकोनॉमिक सर्वे में एक लाइन लिखी है, आप लोग जाएं और देखें लैपटॉप पे खोल के फिर से।
उसमें लिखा है कि पिछले 2 दशक में भारत का कंजम्पशन अपने सबसे पीक पे है, हाईएस्ट लेवल पे है। तो मैंने बोला कि यार इंडिया में जितनी भी एफएमसीजी कंपनीज हैं या जो कंजम्पशन सेक्टर की कंपनीज हुई, सबका रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ मतलब एकदम लो सिंगल डिजिट में आ रहा था, 1.5%, 2%, 2.5%। तो मैं बोला ये कैसे, क्या हम लोग मतलब एकदम अपने टॉप पीक पे रहते हैं, कहीं तो नेगेटिव में थे। तो 4 व्हीलर्स ज्यादा बिक नहीं रहे, 2 व्हीलर्स बिक नहीं रहे, कपड़े बिक नहीं रहे, तो कंजम्पशन ज्यादा कैसे भारत का? ठीक है। तो आप जानते हैं जैसे कि स्टॉक मार्केट कवर करता हूं, मेरे पास में एफएमसीजी कंपनीज के डाटा थे, मैंने उनको बेसिस बना के और कंजम्पशन सेक्टर की कंपनीज को बेसिस बना के स्टोरी लिखा कि भाई डाटा में कुछ तो भी गड़बड़ी है। ये डाटा जो है, जो भारत सरकार अपने इकोनॉमिक सर्वे में बोल रही है, इसमें कुछ घालमेल है। अब जाहिर सी बात है, एडिटर ने बोला भैया तुम्हारे बोलने से थोड़ा ना होता है, भारत सरकार ने बोल दिया वही सही है। तो अब ठीक है, ये भारत है, भारत सरकार ने जो बोल दिया भारत के अंदर में लोग मानेंगे, पर भारत के बाहर तो नहीं मानेंगे ना। और ये कॉमन सेंस है कि यदि कंजम्पशन बढ़ रहा है तो कंजम्पशन की जितनी भी इंडिया में बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो क्यों स्ट्रगल कर रही है, वो क्यों परेशान है, वो क्यों अपने हर तिमाही रिजल्ट में, क्वार्टरली रिजल्ट में जो है वो ये कहती है कि भाई कंजम्पशन जो है उसमें बूस्ट नहीं मिल रहा है। और मेरी ये बात सही साबित हुई अगले ही दिन, जब बजट में इन्होंने जो है वो टैक्स का एग्जम्पशन लिमिट बढ़ा के 12 लाख कर दिया। उसके बाद मेरी वही बात और ज्यादा पुख्ता साबित हुई जब इन्होंने जीएसटी के रेट का जो 12% वाला जो ब्रैकेट था उसको खत्म कर दिया, ये बोल के कि कंजम्पशन को बूस्ट लाना है। अब मुझे हंसी आती है और मैं उस एडिटर के मानसिक स्ट्रेंथ पे, मतलब जो भी उनका है, उस पर बहुत बड़ा एक प्रश्न चिन्ह मेरे सामने लग गया। 40 साल से जो आदमी मतलब कहता है कि मैं एडिटर हूं, वो आदमी यदि कॉमन सेंस यूज करके इन चीजों को नहीं पकड़ पाता है, तो आप समझिए कि इससे ज्यादा मतलब बुरी बात भारत की पत्रकारिता में और क्या हो सकती है। और दुख की बात है कि इस चीज को किसी भी भारत के पत्रकार ने नहीं लिखा। फरवरी के महीने का आप उठा के देख लीजिए न्यूज़पेपर या कोई भी वीडियोस, इलेक्ट्रॉनिक चैनल कहीं भी देख लीजिए, राजीव रंजन सिंह के अलावा और किसी ने इस चीज पे बोला ही नहीं है। मैं भी लिख नहीं पाया, पर मैं जहां भी इंटरव्यू देने के लिए गया वहां पे मैंने ये बात को बोला। एनीवेज, तो दोस्तों कहने का अर्थ ये है कि जीडीपी के डाटा के घालमेल के कारण जो है भारत के डाटा को अब बहुत ही शक की निगाहों से देखा जा रहा है, और ये आने वाले समय में भारत के इन्वेस्टमेंट को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकता है। दोस्तों जो मेरा सेकंड पेड वीडियो था, एक 45 मिनट का मैंने आपको बनाया था, बना के भेजा था 16 नवंबर को शायद, और मैं उसमें जिसने भी वो सेकंड पेड वीडियो खरीदा है उसको मैं फ्री में अपनी तरफ से ये वीडियो भेजने वाला हूं, जो मैं इस हफ्ते भेज दूंगा। या जिन्होंने पहला भी वीडियो मेरा खरीदा था उनको भी मैं ये फ्री में भेज दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज डाल सकते हैं। बहुत ही जल्दी दिसंबर के एंडिंग में मैं थर्ड पेड वीडियो लेके आने वाला हूं। 28 दिसंबर को इस चैनल को खोले हुए पूरे 1 साल हो जाएंगे। 28 दिसंबर को थर्ड पेड वीडियो आएगा जिसमें 2026 का क्या मेरा आउटकम है, मतलब इकोनॉमिक प्रिडिक्शंस आप कह लीजिए, या जो भी मुझे दिख रहा है वो क्या दिख रहा है उसके ऊपर मैं बात करूंगा। मैंने अपने पहले फर्स्ट पेड वीडियो में बताया था कि मैंने पैन अमेरिकन सिल्वर, जो अमेरिका की बहुत बड़ी सिल्वर कंपनी है, सिल्वर माइनिंग कंपनी, रेयर अर्थ मेटल माइनिंग में है, उसमें मैंने इन्वेस्ट किया है। वो वीडियो मैंने शायद 24 अक्टूबर को बनाया था, और कल तक उस स्टॉक ने 34% का रिटर्न दे दिया है। जब मैंने बोला था तब वो 33-34 डॉलर पे था। मुझे नहीं मालूम आप में से किसी ने खरीदा कि नहीं खरीदा, परंतु मेरा पोर्टफोलियो बहुत ही एकदम बम बम हो गया है, एकदम हरे में है जबरदस्त तरीके से। उसका रीजन ये है कि सिल्वर पे इस साल मैंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया, ना केवल सिल्वर पे बल्कि सिल्वर माइनिंग कंपनीज पे भी मैंने काफी इन्वेस्ट किया है। और मैं टाइम टू टाइम जो है मैं अपने अलग अलग वीडियोस में बताता हूं। सिल्वर ने इस साल 83% का रिटर्न दिया, 83%। तो अब 2026 में ऐसा क्या मुझे दिख रहा है जहां पे इतना ह्यूज रिटर्न मिल सकता है, इसके ऊपर में मैं थर्ड पेड वीडियो में बात करूंगा। तो आप में से जो भी देखना चाहेंगे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं।
फिर से मैं माफी चाहूंगा, एक हफ्ते से मैं कोई वीडियो बना नहीं पाया था, फैमिली रीजन था, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया। अब धीरे धीरे मैं थोड़ा फॉर्म में आऊंगा और इस हफ्ते में ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। बाय फ्रेंड्स, गुड डे।